हेलो, आर के सेन का प्यारा प्यारा से गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग लेक्चर 20 स्टडी करेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। तो थोड़ा सा बाबू हम पीछे जाते हैं। हम लोग जो 17th लेक्चर और 18th लेक्चर और 19th लेक्चर, ये 3 लेक्चर था आइसोमेरिज्म का, जहाँ पर हम लोग स्टडी किए थे। जो 17 था वहाँ पे आइसोमेरिज्म का स्टडी किए थे। 18th और 19th में हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का स्टडी किए थे। तो आज हम लोग जो स्टडी करना था वो ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। तो ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल को जब हम लोग स्टडी करेंगे बच्चों, तो वहाँ पर आपको बार बार ये वर्ड आएगा कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में, इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स में आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेर स्टडी करना पड़ेगा, ऑप्टिकल स्टडी करना पड़ेगा। तो जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, जो फिर आपके पास स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हो गया, फिर ट्रायगोनल बाइपिरामिडल कॉम्प्लेक्स होगा, इस प्रकार के जो वर्ड आएंगे तो पहले उसको आपको जानना पड़ेगा। तो बच्चों हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो आज जो हम लोग स्टडी करते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म लेक्चर 20 में, तो उसको एक क्लास के लिए मैं फिर से पोस्टपोन कर रहा हूँ। उसको हम लोग 21 लेक्चर में देखेंगे। तो आज हम लोग इसको जो टेट्राहेड्रल क्या है, स्क्वायर प्लेनर क्या है, इन सब को हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा देख लें। और इन सब को जो हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो उसी को हम लोग यहाँ पे एक नए से टॉपिक में, नए से हेडिंग के रूप में देखेंगे, जिसका नाम होगा कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। ओके बाबू, तो थोड़ा सा ध्यान से देखोगे क्योंकि ये फिर से आपको और कहाँ पर काम देगा। ये स्क्वायर प्लेनर का क्या है, टेट्राहेड्रल क्या है, ऑक्टाहेड्रल क्या है, कहाँ पे पी ब्लॉक एलिमेंट में आपको फिर से काम देगा। तो चलो हम लोग स्टडी करते हैं बच्चों किसके बारे में, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन के बारे में। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, पॉलीहेड्रॉन समझने की कोशिश करना। कहाँ पे? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। देखना बाबू कि मान लिया जाए कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसमें कि सेंट्रल मेटल के साथ 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं, और वो चारों का जो 4 लिगेंड है, 4 लिगेंड्स जो हैं वो मोनोडेंटेड है। तो मैं उसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये सेंट्रल मेटल है, इस सेंट्रल मेटल के साथ 4 लिगेंड जुड़ा हुआ है ना। अब मुझे ये पता नहीं है अभी है कि इस पर कैसा चार्ज है, वो न्यूट्रल है कि पॉजिटिव ये पॉजिटिव चार्ज है या फिर नेगेटिव चार्ज है। मैं इससे अभी ये नहीं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, लेकिन कोई तो कोई चार्ज होगा, या तो न्यूट्रल होगा, या तो पॉजिटिव, या तो नेगेटिव होगा। तो जितना इसके पास लिगेंड था, उस लिगेंड के नंबर को हम लोग नाम देते थे कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, कोऑर्डिनेशन नंबर का डेफिनेशन था सेंट्रल मेटल के साथ लिगेंड जितना नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा उसको हम लोग क्या नाम देते थे, उसको नाम देते थे कोऑर्डिनेशन नंबर। तो चूंकि मोनोडेंटेड लिगेंड, मैंने मान लिया कि मोनोडेंटेड लिगेंड है, लिगेंड कुछ भी हो सकता है, बाइडेंटेड भी हो सकता है। तो सेंट्रल मेटल के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता, 4 कितना बनाता, तो 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता, तो उसके कोऑर्डिनेशन नंबर कितने, यहाँ पे 4 हो गया। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो ये 4 लिगेंड है सेंट्रल मेटल के साथ किस प्रकार से अरेंज है ना। जैसे कि सेंट्रल मेटल है, ये सेंट्रल मेटल बाबू है, इसके साथ 4 लिगेंड जो है डायरेक्टली अटैच है। वो हो सकता हो इस प्रकार से अटैच हो, एक लिगेंड है, दूसरा लिगेंड है, तीसरा लिगेंड है, चौथा को मैं इस प्रकार से दिखा रहा हूँ। इस प्रकार से बातें हो गई कि मान लिया जाए कि मेरा जो हाथ है ये सेंट्रल मेटल है, एम सेंट्रल मेटल है, इसके साथ 4 लिगेंड इस प्रकार से बॉन्ड बनाकर जुड़ा हुआ है। मैं इसे अपने हाथ पे दिखाना चाह रहा हूँ। इसको सेंट्रल मेटल माना जाए इस प्रकार से, इस प्रकार से बना। वो सेंट्रल मेटल था, इस सेंट्रल मेटल के साथ एक लिगेंड यहाँ पर जुड़ा है बॉन्ड के द्वारा। ये बॉन्ड जो है, एक लिगेंड यहाँ पर है,
दूसरा लिगेंड यहाँ पर है, जो तीसरा लिगेंड है, दूसरा लिगेंड यहाँ पर है, और तीसरा लिगेंड देखो उसके पीछे दिख रहा है, और फोर्थ जो लिगेंड है, चौथी लिगेंड जो है इस प्रकार से यहाँ पे जुड़ा हुआ है। इस प्रकार का अगर ये जुड़ा हुआ है तो इस प्रकार का जो शेप होगा उसको नाम देंगे हम लोग टेट्राहेड्रल शेप, टेट्राहेड्रल शेप नाम देंगे। और ये जो आपके एक बॉन्ड ये हुआ, एक बॉन्ड ये हुआ, एक बॉन्ड ये हुआ, एक बॉन्ड हुआ, ये बॉन्ड हुआ, ये बॉन्ड हुआ, इस जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जब बनेंगे इसके बीच जो बॉन्ड एंगल होगा वो 109.5 डिग्री होता है, 109.5 डिग्री के बराबर होता है। समझने की कोशिश करना। या तो पॉसिबल है इस प्रकार से कि ये जो 4 लिगेंड है ये सेंट्रल मेटल है, सेंट्रल मेटल के साथ इस प्रकार से जुड़ा हुआ हो, इस प्रकार से एक लिगेंड यहाँ पे, दूसरा लिगेंड यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, है ना। तो अगर ऐसा होता तो देखो तो बाबू यहाँ पे अगर मैं इसको इस प्रकार से शेप को देने के लिए इस प्रकार से मिला दूँ तो ये कैसा बनता, आपके पास स्क्वायर प्लेनर बनता। स्क्वायर प्लेनर कहने का मतलब ये हुआ कि फिर से मैं आपको समझा दूँ कि मान लिया जाए कि ये कोई आपके पास इस प्रकार से स्ट्रक्चर है, ये सेंट्रल मेटल है, सेंट्रल मेटल है ये, इसके साथ एक लिगेंड यहाँ पे जुड़ा हुआ है, दूसरा लिगेंड यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तीसरा लिगेंड यहाँ पे जुड़ा हुआ है, और चौथा फोर्थ जो लिगेंड है बाबू यहाँ पे इस प्रकार से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार के जो स्ट्रक्चर होंगे आप इसको इस प्रकार से रख दो, एक प्लेन में रख दो। तो सेंट्रल मेटल था, इसके साथ 4 लिगेंड जुड़े हुए थे, तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर को नाम देंगे हम लोग स्क्वायर प्लेनर। एक प्लेन में है, स्क्वायर के रूप में है, और ये जो लिगेंड्स अरेंज है यहाँ पे सेंट्रल मेटल से डायरेक्ट अटैच करके वो किस प्रकार से जुड़े हैं बाबू, स्क्वायर प्लेनर में है। तो जब स्क्वायर प्लेनर बनेगा यहाँ पे तो जो प्रत्येक जो बॉन्ड एंगल होंगे कितना होगा, आपके पास 90 डिग्री का मिलेगा। अब समझना, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ही आपको पास लिगेंड मिलेगा, है ना। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर सेंट्रल मेटल से डायरेक्टली अटैच होकर लिगेंड स्पेस में किस प्रकार से अरेंजमेंट होगा, स्पेस में किस प्रकार से अरेंजमेंट होगा। देखो बाबू यहाँ पे जैसे यहाँ पे किस प्रकार से अरेंजमेंट हो गया, यहाँ पे टेट्राहेड्रल हो गया, स्क्वायर प्लेन हो गया, है ना। तो ये जो अरेंजमेंट है उसी अरेंजमेंट को नाम दिया जाता है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। ओके, फिर समझने की कोशिश करना बाबू। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, क्योंकि लिगेंड कहाँ पर मिलेगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ही मिलेंगे। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिगेंड सेंट्रल मेटल से डायरेक्टली अटैच होकर जुड़कर स्पेस में जो उसकी अरेंजमेंट होती है, स्पेस में जो अरेंजमेंट होती है उस अरेंजमेंट को नाम दिया जाता है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। अब ये कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन जब अरेंज करेंगे किस प्रकार से अरेंज होगा, उस अरेंजमेंट के कारण क्या होगा, आपको एक विशेष प्रकार की ज्योमेट्री मिलेंगे। ज्योमेट्री मतलब शेप मिलेगा। दैट मीन्स कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन से आपको क्या मिलेगा, किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की ज्योमेट्री मिलेंगे। वो किस प्रकार से हैं कि टेट्राहेड्रल है, कि स्क्वायर प्लेनर है, कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, मैं डिस्कस करूंगा, कि ऑक्टाहेड्रल है ना। तो बाबू तो सबसे पहले क्या करो, इसको डिफाइन कर लो कि ये कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन क्या है, तब हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो डिफाइन करो। थोड़ा सा मैं इसको मिटा दूं, अच्छा रहेगा। The arrangement of ligand in space in directly attached to central metal. The arrangement of ligand in space directly attached to central metal is called coordination
क्या बाबू? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। और जब भी अरेंज करेंगे लिगेंड तो आपको क्या बताएगा? उसकी ज्योमेट्री को बताएगा, है ना। फुल स्टॉप बाद बाबू। द स्पेशल arrangement of ligand gives क्या देगा बाबू? स्पेशल ज्योमेट्री बोलो या आप उसे शेप भी बोल सकते हो। चलो मैं एक सिंपल भाषा में बोल दूं, इस गिब्स, इसको थोड़ा ठीक रहेगा, गिब्स ज्योमेट्री और शेप ऑफ मॉलिक्यूल। और यहाँ पर कौन सा मॉलिक्यूल मिलेगा आपको इस चैप्टर में? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिलेंगे। तो कौन कौन से ज्योमेट्री आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जनरली मिलेगा? तो जनरली जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मॉलिक्यूल मिलेगा बाबू आपको मिलेंगे टेट्राहेड्रल, है ना। कहाँ पे? जहाँ पर हम लोग आइसोमेरिज्म को स्टडी करेंगे। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, फिर ट्रायगोनल बाइपिरामिडल कॉम्प्लेक्स में, इसी 4 कॉम्प्लेक्स में जनरली आपको यहाँ पर ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हम लोग स्टडी करेंगे, मिलती है जनरली। तो इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन जो मोस्ट कॉमन होते हैं वो कहाँ पर मिलेंगे आपको? टेट्राहेड्रल में, स्क्वायर प्लेनर में, फिर ट्रायगोनल बाइपिरामिडल में मिलेंगे, और फिर कहाँ मिलेगा? ऑक्टाहेड्रल में मिलेगा। तो थोड़ा सा मैं इसे नोट कर दूँ क्या? नोट करके बाबू, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन is most common, कहाँ पे बाबू? एज टेट्राहेड्रल के रूप में, स्क्वायर, सबको भी देखेंगे हम लोग, स्क्वायर प्लेनर के रूप में, ट्रायगोनल, बाय पिरामिडल, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल के रूप में, एंड ऑक्टाहेड्रल के रूप में। ओके बाबू। तो बात ये आती है कि सर इस प्रकार के आपके अरेंजमेंट क्यों होता है? तो आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा कि कोई भी ग्रुप, चाहे वो लिगेंड हो चाहे वो कोई भी एटम हो, वो अपने आप को स्पेस में इस प्रकार से अरेंज करता है ताकि उसको स्टेबिलिटी मिले। क्यों? क्योंकि कोई भी एटम हो, कोई भी मॉलिक्यूल हो, वो इलेक्ट्रॉन से भरे हुए हैं, उसके पास इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के करीब में रखोगे तो वहाँ पर ज़्यादा रिपल्सन होगा, और रिपल्सन होंगे तो इसकी अनस्टेबिलिटी बढ़ जाएंगे। इसलिए वो अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए क्या करता है? अपने आप को बहुत दूर पर कर लेता है। बहुत दूर करने का मतलब ये हुआ, इसके बीच बॉन्ड एंगल को बढ़ा लेगा, या तो बॉन्ड लेंथ को भी बढ़ा सकता है ना। मैंने फिर से कहा कि ये जो डिफरेंट आपके पास अरेंजमेंट मिलेंगे, उसका एक ही रीज़न है कि मॉलिक्यूल अपने आप को स्पेस में इस प्रकार से अरेंज कर लेता है ताकि उसको स्टेबिलिटी मिले। और स्टेबिलिटी मिलने के लिए क्या होंगे कि जैसे मैंने कहा, अभी कोई मॉलिक्यूल हो या एटम हो, वो इलेक्ट्रॉन से भरे पड़े होते हैं, सबके पास इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन वाले स्पीसीज को दूसरे इलेक्ट्रॉन वाले स्पीसीज के पास रखोगे तो वहाँ पर रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन होने के कारण एक ही उपाय आपके पास कि उसे दूर कर दो। दूर करोगे तो क्या होगा? रिपल्सन कम हो जाएगा, और रिपल्सन कम हो जाएंगे तो क्या होगा? स्टेबिलिटी बढ़ जाएंगे, है ना।
तो अगर दूर रखोगे तो वहाँ पर क्या बनेगा बाबू, आपके पास बॉन्ड एंगल बन जाएगा। मान लिया जाए कि पाले इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, एक एटम, एक यहाँ पे ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ है, इतनी सी बॉन्ड एंगल पे जुड़ा हुआ है। तो नज़दीक जब यहाँ पर बॉन्ड एंगल है, क्योंकि बॉन्ड भी जो बनते हैं ना, बॉन्ड जो बनते हैं वो भी क्या है, इलेक्ट्रॉन से ही बनते हैं ना, या तो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो, है ना। तो जो बॉन्ड बनता है बाबू वो भी इलेक्ट्रॉन ही है, इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है। तो इसके बीच में बॉन्ड अगर ये नज़दीक में है, लिगेंड यहाँ पर है, लिगेंड यहाँ पर है, बॉन्ड अगर नज़दीक में तो यहाँ पर रिपल्सन ज़्यादा होगा, और इसलिए क्या होगा कि अगर अपने आप को दूर कर ले तो यहाँ पर अब रिपल्सन कम हो जाएगा, और रिपल्सन कम होगा तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अपने आप को स्पेस में इस प्रकार से अरेंज कर लेगा कि ताकि मैक्सिमम वहाँ पर बॉन्ड एंगल बने, और बॉन्ड एंगल बनने से क्या होगा कि वहाँ पर बॉन्ड एंगल डिफरेंट बनेंगे, कहीं पर 90 मिलेगा, कहीं पर 1, कहीं पर कुछ मिलेंगे, कहीं पर कुछ मिलेंगे, सबको हम लोग यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या करोगे आप इसका फटाफट जल्दी से नोट कर लो, क्योंकि हम लोग यहाँ पर पहले इसका स्ट्रक्चर देख लें। ये टेट्राहेड्रल का शेप कैसा होता है, स्क्वायर प्लेन कैसे होता है, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल कैसा होता है, ऑक्टाहेड्रल कैसा होता है। तो थोड़ा हम लोग जियोमेट्री को देख लो। चलो ज्योमेट्री, ज्योमेट्री या शेप बोलो। टेट्राहेड्रल कैसे होगा, टेट्राहेड्रल कैसे मिलेंगे बाबू, क्या करना, जस्ट अभी मैंने आपको बताया था इस प्रकार से, इस प्रकार से मैंने भी आपको बताया था। मेरे हाथ को सेंट्रल मेटल मानो, क्योंकि सेंट्रल मेटल से एक लिगेंड जुड़ा, सेंट्रल मेटल से आपके पास एक लिगेंड इस प्रकार से जुड़ा, इस प्रकार से जुड़ा, दूसरा ये जुड़े, तीसरा ये जुड़े, और चौथा इस प्रकार से। यहाँ पर सब पर लिगेंड है, टर्मिनल पर, सब पर टर्मिनल पर लिगेंड है, और इसके साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। तो इस प्रकार के जो आपके पास यहाँ पे अरेंजमेंट है, इसको नाम देंगे टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल जब अरेंजमेंट होगा तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना बनेंगे, 109 डिग्री 28 मिनट बोलो, या 109.5 डिग्री बोलो। इसी को मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, स्ट्रक्चर को यहाँ पर ड्रॉ करा। देखो अभी पीछे दिखेगा, ये फ्रंट, ये बॉन्ड एंगल। तो सेंट्रल मेटल यहाँ पर है, और सेंट्रल मेटल से क्या जुड़े, लिगेंड जुड़ा हुआ है, एक लिगेंड, दूसरा लिगेंड, तीसरा और एक चौथा, है ना। इस लिगेंड को, ये जो बॉन्ड है, बॉन्ड को थोड़ा सा मैं बोल्ड दिखा रहा हूँ, और ये जो बाबू यहाँ पर क्या, एक लिगेंड जुड़ा हुआ है, 2 लिगेंड, 3 लिगेंड, 4 लिगेंड, और यहाँ पर जो आपके पास बॉन्ड एंगल मिलेंगे, और क्या, प्रत्येक बॉन्ड एंगल, जितने बॉन्ड एंगल सब बराबर होगा, चाहे ये लो। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में सभी बॉन्ड एंगल क्या होते हैं, बराबर होंगे। तो कितने होंगे, ये 109.5 डिग्री का होगा। ओके, नेक्स्ट स्क्वायर प्लेनर। अगर ये पॉलीहेड्रॉन है, ये किस प्रकार से होगा, जस्ट मैंने भी आपको बताया था कि मैंने एक प्लेन पे इस प्रकार से पेपर को रखा, सेंट्रल मेटल ये था, ओके बाबू, और सेंट्रल मेटल से देखो एक लिगेंड इस कॉर्नर पे जुड़ा हुआ है, दूसरा इस प्रकार जुड़ा हुआ है, तीसरा इस प्रकार से, चौथा इस प्रकार से, है ना। और ऐसे इसको इस प्रकार से रखो, एक प्लेन में रखा, स्क्वायर के रूप में स्क्वायर प्लेनर हुआ। इन सबको जोड़कर एक ज्योमेट्री मिलेगी, उसी को मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। ये सेंट्रल मेटल है, सेंट्रल मेटल से एक लिगेंड इस प्रकार से बॉन्ड बनाया, दूसरा इस प्रकार से, तीसरा, और ये फोर्थ वाला इस प्रकार से बनाया। और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ हो, सभी के टर्मिनल पर लिगेंड जुड़ा हुआ है। इसका शेप देने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ से इसको मिला दिया, यहाँ से इसको मिला दिया, ये मिल गया और ये मिल गया। ओके, इस शेप को नाम देंगे हम लोग स्क्वायर प्लेनर। और जब स्क्वायर प्लेनर बनेंगे तो प्रत्येक बॉन्ड एंगल कितना होगा, यहाँ पे आपको 90 डिग्री के मिलेंगे। बॉन्ड एंगल कितना मिलेगा बाबू, 90 डिग्री पर मिलेगा। ठीक, चलो नेक्स्ट अगला है ट्रायगोनल
ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। टेट्राहेड्रल होने के लिए कितने लिगेंड चाहिए? 1 2 3 4। स्क्वायर प्लेन होने के लिए कितने लिगेंड चाहिए? 1 2 3 4, है ना, 4 लिगेंड चाहिए। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल आपको ट्रायंगल मिलेगा, उस पर 2 पिरामिड मिलेंगे। ट्रायंगल मिलेंगे, ट्रायंगल पर 3 कॉर्नर मिलेगा, और बाय पिरामिड 1 पिरामिड दूसरा पिरामिड मिलेंगे ना। दैट मीन्स यहाँ पे आपको 5 लिगेंड चाहिए। तो बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, इसको थोड़ा सा मैं हटा रहा हूँ। आपने लिख लिया होगा ट्राइगोनल बाय पिरामिडल किस प्रकार से होगी। देखो समझना बाबू, मैं क्या कर रहा हूँ, इसे फोल्ड कर रहा हूँ इस प्रकार से, ठीक है। मैं पेपर में समझाना चाह रहा हूँ ताकि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। शायद आपको ये ट्रायंगल मिल गया होगा। देखो मैं ट्रायंगल बना रहा हूँ, ये ट्रायंगल बना हुआ आपके पास, ये ट्रायंगल आपके पास बना हुआ है। इस ट्रायंगल पे के सेंटर पर एक मैंने क्या किया, मेटल लिया, सेंट्रल मेटल। इस सेंट्रल मेटल से एक लिगेंड इस कॉर्नर पे जुड़ा हुआ है, दूसरा इस कॉर्नर पे जुड़ा हुआ है, और तीसरा इस प्रकार से इस कॉर्नर पे जुड़ा हुआ है। जब एक ट्रायंगल होगा तो ट्रायंगल का प्रत्येक एंगल कितना होगा? 120 का होगा। ओके बाबू, चलो ट्रायंगल तो बन गया, अब उस पर 2 पिरामिड है, तो कैसे होगा, कैसे होंगे? इस प्रकार से, एक पिरामिड इस प्रकार से, है ना, और इस ट्रायंगल पर दूसरा पिरामिड इस प्रकार से होगा। इसको नाम देंगे हम लोग ट्रायंगुलर, इसको नाम देंगे हम लोग ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। एक ट्रायंगल है, उस पर एक पिरामिड, दूसरा पिरामिड, और इस पिरामिड के इस टर्मिनल पे एक लिगेंड होगा बाबू, और यहाँ पे एक लिगेंड होंगे। तो टोटल लिगेंड कितने हो गए इसमें? 1 2 3 4 5, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल आपको कितने प्रकार के मिलेंगे देख सकते हो। जो ट्रायंगल है इस पे प्रत्येक एंगल कितना मिलेगा बाबू? आपको 120 का मिलेगा, और उस ट्रायंगल को इस प्रकार से रखा हुआ है। तो ये जो पिरामिड है इसके साथ कितने 90 डिग्री का, इसके साथ कितने 90 डिग्री का। दैट मीन्स यहाँ पे 2 प्रकार का बॉन्ड एंगल मिलेंगे आपको, एक 120 का और एक 90 का। तो 120 का टोटल बॉन्ड एंगल कितना मिलेगा? 3 मिलेंगे, 3 मिलेंगे। और 90 कितना मिलेगा आपको? 2 मिलेगा, एक यहाँ और एक यहाँ। ओके, तो इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करूँ। चलो बाबू मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इस स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ। एक सेंट्रल मेटल था, इस सेंट्रल मेटल के साथ लिगेंड है, एक लिगेंड यहाँ पे, दूसरा, तीसरा। इसको क्या करो, ट्रायंगल बना लो, इस प्रकार से ट्रायंगल बना लो। इस ट्रायंगल पर क्या होंगे? 2 पिरामिड होगा, एक पिरामिड इस प्रकार से, दूसरा पिरामिड इस प्रकार से। पिरामिड कौन बनाएगा? उसका 3 लिगेंड हो चुका है, चौथा लिगेंड बनाएंगे, 5वां लिगेंड बनाएंगे। ओके बाबू, तो यहाँ पे एक लिगेंड यहाँ होंगे, दूसरा लिगेंड यहाँ होंगे। इस प्रकार के स्ट्रक्चर को नाम देंगे वो ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। तो यहाँ पे देखो ये जो बॉन्ड एंगल मिलेगा वो कितना मिलेंगे बाबू? 120 डिग्री का मिलेगा, और नंबर कितना होगा? 3 होगा। और ये बॉन्ड एंगल कितना मिलेगा? आपकी जो पिरामिड है, पिरामिड इससे कितना बॉन्ड एंगल बनाएगा आपके पास? वो 90 डिग्री का बनाएगा, और इसके नंबर कितने होंगे बाबू? आपको 2 होगा। अब समझो, मैंने कहा था कि स्पेस में लिगेंड इस प्रकार से अरेंज कर जाते हैं ताकि वहाँ पे अधिक से अधिक, ताकि वहाँ पे कम से कम रिपल्सन हो, और कम से कम रिपल्सन होने के लिए आपको मैक्सिमम बॉन्ड एंगल चाहिए। तो देखो यहाँ पर 3 बॉन्ड एंगल क्या हो गया, एक 3 बॉन्ड एंगल 120 डिग्री हो गई, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितने 90 डिग्री हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि ये लिगेंड इस लिगेंड के करीब में आ जाएगा। जितना डिस्टेंस पर ये लिगेंड था उतना डिस्टेंस पर ये नहीं रहेंगे। तो एक ही उपाय है डिस्टेंस बढ़ाने के लिए, अपना बॉन्ड एंगल को बढ़ा दो, है ना। तो दैट मीन्स यहाँ पे देखो ये जो पिरामिड वाला बॉन्ड है और ये जो पिरामिड वाला बॉन्ड है, ये दोनों बॉन्ड इस तीनों बॉन्ड के रिस्पेक्ट में लंबा होगा। क्यों? क्योंकि इसको अपना दूरी बढ़ाना था। दूरी बढ़ाने के लिए क्या किया? रिपल्सन को कम करने के लिए, इससे रिपल्सन को कम करने के लिए अपना लेंथ को बढ़ा लेगा। और दैट मीन्स ये बॉन्ड एंगल ये बॉन्ड इस बॉन्ड की और इस बॉन्ड की लंबाई इस तीनों बॉन्ड से क्या होंगे? अधिक होगा। और इस बॉन्ड को नाम देते हैं एक्सियल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड देते हैं बाबू? हम लोग ऐसे पी ब्लॉक में पढ़ेंगे। ये बॉन्ड जो है, ये बॉन्ड जो है एक्सियल बॉन्ड है,
एक्सियल बॉन्ड नंबर कितने हैं? 2 हैं। और ये जो तीनों बॉन्ड है वो कौन बॉन्ड है बाबू? इक्विटोरियल बॉन्ड है ना। तो एक्सियल बॉन्ड जो होते हैं वो हमेशा बड़े होंगे, किसके तुलना में? इक्विटोरियल बॉन्ड से, ओके। हालांकि ये लंबा चौड़ा भी आपको नहीं जानना था, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर को नाम देंगे लोग ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। एक और चलो, एक और मोस्ट कॉमन मिलेगा आपको, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल वो किस प्रकार से मिलेगा, समझने की कोशिश करना बाबू। ऑक्टाहेड्रल किस प्रकार से मिलेंगे? देखो, इसको तो आपने स्क्वायर प्लेट कह दिया था। एक सेंट्रल में मेटल था, इस सेंट्रल मेटल से एक लिगेंड जुड़ा, दूसरा जुड़ा, तीसरा जुड़ा, चौथा जुड़ा, 4 लिगेंड था। और पांचवा को कहाँ जोड़ना है? इस प्रकार से। अब इसको मैंने इस प्रकार से प्लेन पे रख दिया, पांचवा यहाँ पर हुआ ऊपर में, और छठी यहाँ पर हो गया, पांचवा छठी। 6 लिगेंड इसमें आवश्यकता पड़ेंगे आपके पास। एक लिगेंड यहाँ पे, 2 लिगेंड इस कॉर्नर पर, तीसरा लिगेंड इस कॉर्नर पर, चौथा लिगेंड इस कॉर्नर पर। अब इसको इस प्रकार से रखो, एक ऊपर में यहाँ पे बाबू, और एक यहाँ पे नीचे में। तो 4 लिगेंड और एक 5 लिगेंड, 6 लिगेंड की आवश्यकता पड़ेगी। दैट मीन्स ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट के लिए 6 लिगेंड की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा, अगर ऐसा है तो प्रत्येक बॉन्ड एंगल कितना है आपके पास? 90 डिग्री मिलेंगे। और इसी के ठीक परपेंडिकुलर एक लिगेंड यहाँ मिलेगा, और उसी के ठीक परपेंडिकुलर डाउन द प्लेन, ये अबव द प्लेन हुआ, ये डाउन द प्लेन यहाँ पर मिलेंगे। तो ये भी कितना 90 डिग्री का बनाएगा? दैट मीन्स ये हो गया ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आपको प्रत्येक बॉन्ड एंगल कितना मिलेगा? 90 डिग्री का मिलेगा। उसके नंबर कितने होंगे? जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा 4 बॉन्ड एंगल मिलेंगे यहाँ पे, और एक यहाँ पे 5 और यहाँ के 6। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में टोटल बॉन्ड एंगल कितने मिलेंगे बाबू? आपके पास 6 मिलेगा। और प्रत्येक बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का होंगे? 90 डिग्री का होने जा रहा है। तो मैं उस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करूँ। ये सेंट्रल मेटल है, इस सेंट्रल मेटल के साथ एक यहाँ पे मैंने जोड़ा, दूसरा यहाँ पे, तीसरा, चौथा, ओके। जो लिगेंड आपके पास ये पड़ा हुआ है, एक लिगेंड ये पड़ा हुआ है, एक लिगेंड ये पड़ा हुआ है, एक लिगेंड ये। चलो इसको शेप देने के लिए क्या किया, इसको मैंने आपस में इस प्रकार से जोड़ दिया, इस प्रकार से जोड़ दिया, इस प्रकार से जोड़ दिया। ओके बाबू, 4 लिगेंड हो गया। पांचवा कहाँ पर होंगे? छठे कहाँ होगा? नीचे होगा। तो नीचे तो दिखेगा नहीं, जब तक ये प्लेन है वहाँ तक दिखेगा नहीं। अब उसके नीचे दिखना शुरू करेगा, है ना। तो एक लिगेंड ये हुआ, एक लिगेंड ये। चूंकि प्रत्येक बॉन्ड एंगल क्या है? 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे सारे बॉन्ड लेंथ भी क्या होगा? समान होगा। तो ये जो आपके पास है, ये प्रत्येक बॉन्ड एंगल, चाहे ये बॉन्ड एंगल हो, ये बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का होगा, ये भी बॉन्ड एंगल कितने मिलेंगे आपके पास? 90 डिग्री के ही मिलेंगे। तो टोटल कितना? 90 डिग्री बॉन्ड एंगल। नंबर कितना मिलेगा बाबू? नंबर आपके पास 6 मिलेंगे, है ना। तो इस प्रकार के जो आपके पास स्ट्रक्चर मिलेंगे उसको नाम देंगे हम लोग ऑक्टाहेड्रल। तो आपके पास ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल आइसोमर पढ़ने के लिए इस 4 स्ट्रक्चर पर आपको क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल, फिर आपके पास स्क्वायर प्लेनर, फिर ट्रायगोनल, बाइपिरामिडल और ऑक्टाहेड्रल। इस 4 में आपको क्या मिलेंगे? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल मिलेगा। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल को पढ़ने के लिए थोड़ा सा एक आपको याद और करना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जानना जरूरी है। ओके, चलो थोड़ा सा एक चीज़ और याद करना है, तब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल को स्टडी कर लेंगे। रिमेंबर, याद रखना है इसको, रिमेंबर, क्योंकि यहाँ से कई ऑब्जेक्टिव बनेंगे आपके पास। ओके, रिमेंबर क्या करना है, ध्यान देना बाबू। आपको जो यहाँ पे ये टेट्राहेड्रल या फिर स्क्वायर प्लेनर, ये सब कौन डिटरमिन करेगा? नंबर ऑफ लिगेंड करेंगे। और नंबर ऑफ लिगेंड जो है वो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर बनाती है ना।
तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर को लिख रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर, ओके बाबू। और कोऑर्डिनेशन नंबर जिसको, और कोऑर्डिनेशन नंबर उसका हाइब्रिडेशन कितना होगा, हाइब्रिडाइजेशन, ओके। हालांकि हाइब्रिडाइजेशन क्या है हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बाद, ठीक है। और अगर हाइब्रिडेशन होगा तो उसका शेप कैसा होगा, जिसको हम लोग जियोमेट्री बोले, ध्यान देना बाबू, मैं सब क्लियर करूंगा। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, दैट मीन्स सेंट्रल मेटल के साथ कितना 4 लिगेंड जुड़ा हुआ है, तो उसका जो हाइब्रिडेशन होंगे, हाइब्रिडेशन 2 प्रकार के होने की संभावना है, या तो sp3 होंगे या फिर dsp2 होंगे। ये हाइब्रिडेशन क्या है समझने की कोशिश करना बाबू। तो हम लोग जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हाइब्रिडेशन देखेंगे तो वहाँ पर आपको जनरली तीसरा ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है और फोर्थ ऑर्बिट है, इस दोनों ऑर्बिट के ऑर्बिटल ही हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व होती है। मान लिया जाए आपके पास ये एक एटम है, फर्स्ट ऑर्बिट 1, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, ओके बाबू। थर्ड ऑर्बिट की बात करूं मैं तो थर्ड ऑर्बिट में आपको कौन कौन मिलेगा, sp_d मिलेंगे, ओके। इसमें कौन कौन मिलेगा बाबू, sp_d_f मिलेंगे। तो मैं इसमें इस दोनों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जनरली मैं बात कर रहा हूँ, ऑलवेज बात नहीं कर रहा मैं, कि हाइब्रिडेशन में जनरली आपके इसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हाइब्रिडेशन में थर्ड और फोर्थ ऑर्बिट के ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं। अगर आप थर्ड की बात करो तो 3d मिलेगा, 3d मिलेंगे। जब 3d हो गया तब कहाँ 4s, 4p, 4d, f जल्दी से इंक्लूड नहीं होता है। और 3d में आपके पास कितने 5 ऑर्बिटल मिलेंगे, चाहे कोई भी हो, d में आपके पास 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5, है ना। s में कितने होते हैं बाबू, सिर्फ सिंगल ऑर्बिटल होते हैं। p में कितने होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं। और d में जब आप चेक किसी भी ऑर्बिट का ऑर्बिटल हो, कोई भी ऑर्बिट हो, अगर d है तो उसमें 5 ही ऑर्बिटल मिलेंगे आपके पास, 1 2 3 4 5, है ना बाबू। देखो sp3 एक s कितने हैं, जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उतना ही वहाँ पे ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा। एक s देख सकते हो 4 है ना, एक s 3p, 3 और 1 4 हो गया ना, तो एक s ये इन्वॉल्व होगा। और यहाँ पे 3p किसके होंगे, इसके इन्वॉल्व होंगे। तो नाम देंगे हम लोग sp3, उसको नाम देंगे हम लोग sp3। sp4 कभी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि p के पास मात्र 3 ही ऑर्बिटल होते हैं, इसलिए आप मैक्सिमम में sp3 ही हाइब्रिडेशन लिख सकते हो, sp4 कभी नहीं लिख सकते हम लोग। तो sp3 में आपके पास इस प्रकार से एक s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल क्या होंगे, हाइब्रिडेशन इन्वॉल्व होगा। और जब वो सब आपने आपस में हाइब्रिडेशन करके तो किस प्रकार के हाइब्रिडेशन को देगा, sp3 हाइब्रिडेशन को देगा, ओके बाबू। और अगर हाइब्रिडेशन sp3 है तो उसका ज्योमेट्री कैसा होगा, याद रखना, टेट्राहेड्रल, ओके, जो भी मैंने देखा था। अगर हाइब्रिडेशन sp3 है, कब होगा हम लोग डिस्कस करेंगे, तो उसका जियोमेट्री कैसा होगा बाबू, टेट्राहेड्रल होगा। अगर उसका हाइब्रिडेशन dsp2 है, dsp2 क्या करना है, एक d यहाँ पे, एक s और 2p, दैट मीन्स एक d यहाँ से इन्वॉल्व होगा और यहाँ तक, और एक यहाँ तक आएंगे। देखो बाबू 4 है ना, 2 3 4, तो एक d का इन्वॉल्व होगा और एक s का इन्वॉल्व होगा और 2 कहाँ का, p का इन्वॉल्व होगा, दैट मीन्स dsp2 इन्वॉल्व हो गया। और अगर dsp2 है हाइब्रिडेशन, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो संभावना है sp3 या dsp2। अगर वो dsp2 है तो उसका ज्योमेट्री कैसा होगा बाबू, स्क्वायर प्लेनर होगा। जैसे अभी मैंने बताया था कि इस 4 लिगेंड हो, दैट मीन्स कोऑर्डिनेशन में 4 हो, तो वहाँ पे संभावना है कि वो टेट्राहेड्रल शेप हो सकती है, स्क्वायर प्लेनर भी शेप हो सकते हैं।
तो टेट्राहेड्रल कब होगा? जब उसकी हाइब्रिडेशन sp3 होंगे, और स्क्वायर प्लेनर कब होगा? जब उसके हाइब्रिडेशन dsp2 होंगे। हालांकि दोनों कंडीशन में कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होंगे? इसके पास 4 ही होंगे। तो यहाँ पे बाबू, यहाँ पे मैं लिख दूं क्या? ये पे कैसा बाबू? स्क्वायर प्लेनर, मैंने आपको भी स्ट्रक्चर भी बताया था। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये याद रखना, ये जो डी है, डी वाला, ये कौन सा डी है? थर्ड ऑर्बिट का डी ऑर्बिटल है। याद रखना बाबू, डी जो है, अगर क्वेश्चन कर दे dsp2 हाइब्रिडेशन में डी ऑर्बिटल किस ऑर्बिट के होते हैं? थर्ड ऑर्बिट के, फोर्थ ऑर्बिट के। अगर फोर्थ ऑर्बिट के होते हैं तब तो यहाँ पर आता। तो थर्ड ऑर्बिट के डी ऑर्बिटल है। तो थोड़ा सा मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, जो डी ऑर्बिटल आपके पास है वो कहाँ क्या बाबू? 3D, मतलब तीसरा ऑर्बिट के डी ऑर्बिटल वहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे होंगे। नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो तो 5, दैट मीन्स लिगेंड कितने हो गए वहाँ पे? 5 हो गया। तो 5 लिगेंड को अरेंज करना है, और अगर 5 लिगेंड को अरेंज करना था, अभी मैंने बताया था, एक ट्रायंगल था आपके पास, ट्रायंगल था इस प्रकार से, एक ट्रायंगल था, ट्रायंगल पर 3 थे, उस पर एक, और दूसरा ट्रायंगोनल बाइपिरामिडल। तो यहाँ पे तो 5 ऑर्बिटल है। देखो बाबू 5 है, तो मैं काम करूँ, एक S, ओके, 3P, तो 3 1 4 हो गया, फिर भी एक चाहिए हमको, यहाँ पर चाहिए ना, देखो यहाँ पे sp3 3 1 4 हुआ, एक और चाहिए हमको sp3d। चूँकि 5 है तो 5 कितना? sp3d चाहिए। जब ये हो गया तो अब आपके पास कैसा मिलेगा? ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। कैसा होगा बाबू? ट्रायगोनल बाय पिरामिडल होंगे। ध्यान दो, अब इसमें भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करता है। जो dsp2 है और sp3d है, अब इसमें तो d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो गया। अब इसमें d ऑर्बिटल कौन सा इन्वॉल्व होता है? पता होना चाहिए कि d में जो ऑर्बिटल होते हैं, इसको बोलते हैं dxy, इसको बोलते हैं dyz, इसको बोलते हैं dzx, इसको बोलते हैं dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसको क्या बोलते हैं बाबू? dz स्क्वायर। उसी प्रकार से यहाँ भी मिलेंगे, फोर्थ में भी उसी प्रकार से 4 में भी मिलेंगे। ये मिलेंगे आपके पास dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, dz स्क्वायर। अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया होगा, अगर आपने 11th में अच्छा से पढ़ा होगा, तो आपने इस d ऑर्बिटल के अरेंजमेंट के बारे में पढ़ा होगा। तो dxy, dyz और dzx ये कहाँ पे अरेंज होते हैं? ये बिटवीन द एक्सिस अरेंज होते हैं, है ना? ये बाबू बिटवीन द एक्सिस अरेंज होते हैं। और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर कहाँ अरेंज होते हैं? इसके ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस होते हैं, मतलब एक्सिस पर होते हैं, और ये कहाँ पर? बिटवीन द एक्सिस होते हैं। अगर बिटवीन द एक्सिस होगा तो बॉन्ड एंगल कितना? 45 डिग्री होंगे, और अलोंग द एक्सिस अगर ये होंगे तो बॉन्ड एंगल कितना होता है? 0 डिग्री होता है ना? आपने अच्छी से अगर नहीं आती है तो थोड़ा सा पेशेंस रखो आप। तो हमेशा याद रखना, जो अलोंग द एक्सिस ऑर्बिटल होते हैं वही d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं हाइब्रिडेशन में। तो अलोंग द एक्सिस कौन हुआ? dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। तो अब देखो यहाँ पे याद रखना, ये जो dsp2 में कौन सा 3D है, और 3D में भी कौन होते हैं बाबू? dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। याद रखना बाबू, ठीक है? 3D ऑर्बिटल में 3D ऑर्बिटल का कौन सा? dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, मैं लिख दूँ dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर ये क्वेश्चन कर दे dsp2 में कौन सा d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं हाइब्रिडेशन में, तो क्या नाम दोगे बाबू? dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके, अब कौन सा ऑर्बिटल थे? 3D के होते हैं, और 3D में कौन सा ऑर्बिटल होंगे? dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इसमें आ जाओ sp3d। तो sp3d में
जो कौन सा ऑर्बिटल होते हैं, डी जेड स्क्वायर होते हैं। और ये कहाँ के मिलेंगे, देखो आपको ये बाद में आया हुआ ना डी, बाद में डी आया हुआ है, तो डी कौन सा, ही 4d है, याद रखना sp3d, ये 4d है। ये जो डी है आपके पास 4d है, और इस 4d के कौन से है बाबू, 4d में डी जेड स्क्वायर जो होते हैं ना वही इन्वॉल्व होते हैं, डी जेड स्क्वायर इन्वॉल्व होते हैं, याद रखना। अगर क्वेश्चन कर दे sp3d में कौन सा डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, डी जेड स्क्वायर, याद रखना बाबू, ठीक है। चलो आओ, उसके बाद मैं ये मिटा रहा हूँ, नीचे नहीं मिटा रहा हूँ, ऊपर मिटा रहा हूँ मैं। एक और, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाए तो संभावना है यहाँ भी 2 प्रकार के अरेंजमेंट मिलेंगे 6 होने के लिए। चलो, एक S3P, एक S3P, 3 1 4, 3 1 4 हो गया, और 2D जाएगा, है ना बाबू। संभावना है sp3d2, क्योंकि 6 है, 3 1 4 2 6, या फिर हो सकती है इसको उलट के, या तो हो सकता है अंदर का 2D लिया, बाहर का अगर जो 2D लिया था, 2D लिया था, तो हो सकता है अंदर का ले ले, तब तो ऐसा बनेगा ना d2sp3, है ना, d2sp3, दोनों प्रकार के पॉसिबिलिटी है। 6 होने के लिए 6 आपको ऑर्बिटल इन्वॉल्व कराना पड़ेगा, और इन्वॉल्व कहाँ से कराएंगे, अगर sp3d2 होता है, sp3d2, ओके, मतलब ये जो d होंगे कहाँ का, बाहर वाला ऑर्बिटल होगा, 4d में होंगे। देखो 2 प्रकार का ऑर्बिटल है, अंदर वाला ऑर्बिटल d का और बाहर वाला d ऑर्बिटल है। तो अगर ऐसा है तो थोड़ा सा मैं और गैप देकर लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे कुछ लिखना पड़ेगा, या फिर d2sp3, तो चाहे कोई भी हो, चाहे ये हो, तो दोनों का जो शेप होगा वो कैसा होगा बाबू, ऑक्टाहेड्रल होगा, याद रखना। डी जेड स्क्वायर मैंने कहा, सॉरी यहाँ पर डी स्क्वायर, मैंने कहा कि हाइब्रिडेशन में डी के जनरली वही डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं जो कि अलोंग द एक्सिस होते हैं। और अलोंग द एक्सिस कौन होते हैं बाबू, ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो चूंकि यहाँ पे 2 डी ऑर्बिटल है, तो ये जो डी ऑर्बिटल है वो कौन सा है, बाहर वाला कि अंदर वाला है, तो अंदर वाला तीसरा है, और बाहर वाला कौन सा है, चौथा है। तो 4d है, और 4d में कौन कौन से बाबू शामिल होंगे यहाँ पे, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड कौन सा बाबू, डी जेड स्क्वायर। याद रखना हमेशा कि sp3d2 में कौन कौन से डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ओके। यहाँ भी वही होंगे, यहाँ भी 2 इन्वॉल्व हुए हैं, वही डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अंतर होगा। अंतर यही है कि डी पहले लिखाया है, तो डी कहाँ का होगा, 3 का होगा। तो यहाँ पे यहाँ जो है आपके पास ये 3d है, अंदर वाला ऑर्बिट है ना बाबू। और कौन कौन से हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सिर्फ उल्टा हो गया उसका, या डी जेड स्क्वायर। ध्यान दो बाबू, इस प्रकार के हाइब्रिडेशन में हम लोग आगे इस पर भी काम करेंगे। इस प्रकार के हाइब्रिडेशन में कौन सा डी ऑर्बिटल भाग लिया, बाहर वाला भाग लिया, देखो बाबू sp3d, और इस प्रकार के हाइब्रिडेशन में d2sp3 कौन सा भाग लिया, ये d2sp3 अंदर वाला लिया, है ना। इसीलिए अगर कहीं पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में इस प्रकार के हाइब्रिडेशन मिलेंगे तो उसको बोलेंगे हम लोग इससे बोलेंगे हम लोग आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्यों, क्योंकि इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आपको हाइब्रिडेशन मिला, यहाँ पे हाइब्रिडेशन बनाने में कौन सा ऑर्बिटल डी का भाग लिया, बाहर वाला भाग लिया था। देखो 2 प्रकार के ऑर्बिटल मिलेंगे डी का, एक अंदर वाला जो तीसरा मिलेगा, उसके बाद वाला कौन मिलेंगे, बाहर का चौथा मिलेगा ना। तो हम लोग इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स अगर कहीं मिलता है जिसमें कि हाइब्रिडेशन इस प्रकार से मिलते हैं, उसको नाम देंगे हम लोग आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। और चूंकि अंदर वाला भाग लिया, इसको नाम देंगे हम लोग बाबू इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे नोट करके बोलूं, sp3d2
चूँकि देखो बाद में आया हुआ है, और ये D2sp3 चूँकि यहाँ अंदर वाला है ना, इट इज कॉल्ड ए कॉम्प्लेक्स हैविंग हाइब्रिडाइजेशन कितना बाबू, sp3D2 इज कॉल्ड कैसा बाबू, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्यों? क्योंकि इसमें बाहर का डी ऑर्बिटल भाग लिया था, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्यों बोलते हैं हम लोग बहस करेंगे, क्योंकि अभी मैं आपको ये नहीं बताया हूँ कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन होता है, वीक लिगेंड कौन होता है, क्योंकि इस प्रकार के फॉर्मेशन में आपको इस 2 प्रकार के लिगेंड काम करता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, वीक लिगेंड। हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे आइसोमेरिज्म के बाद, ठीक है। या फिर इसको हम लोग बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, या फिर इसी को एक और नाम से देते हैं हम लोग स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। ओके बाबू, मैंने कहा कि आपको अगर कंडीशन अच्छी है तो संभावना है कि इस प्रकार का हाइब्रिडेशन हो या इस प्रकार के हाइब्रिडेशन, लिगेंड पर डिपेंड करेगा कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कि वीक लिगेंड है। अगर इस प्रकार के हैं हाइब्रिडेशन, दैट मीन्स वो बाहर के डी ऑर्बिटल भाग लिए हुए, क्योंकि बाद में आया हुआ है, और बाहर में कौन आएगा, 4d आएगा। और अगर इस प्रकार के है तो इसका मतलब वो अंदर का डी ऑर्बिटल भाग लिया, इसका मतलब 3 वाला लिया है ना। तो अगर ऐसा है तो उसको बोलेंगे हम लोग आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि बाहर का डी ऑर्बिटल भाग लिया हुआ था। और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को हम लोग नाम देते हैं एक और नाम से, वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्यों देते हैं हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स देंगे या स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स नाम देंगे हम लोग। तो मैं लिखा हूँ एक कॉम्प्लेक्स हैविंग हाइब्रिडेशन, वैसा कॉम्प्लेक्स जिसकी हाइब्रिडेशन sp3D2 है ना, इट्स कॉल्ड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। उसको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, या फिर क्या बोलेंगे हम, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। और अगर ऐसा है तो उसको नाम क्या देंगे हम लोग, अगर ऐसा है तो इसमें बाबू D2sp3 में डिस्कस करो एक कॉम्प्लेक्स, हालांकि मैं इसी में बना देता, ए कॉम्प्लेक्स हैविंग हाइब्रिडाइजेशन कितना बाबू, D2sp3 इज कॉल्ड, क्या नाम देंगे बाबू, इनर, अंदर वाला डी है ना, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक, इसका उल्टा बोलेंगे हम लोग, या फिर इसी को दूसरा नाम से, यहाँ पर लो स्पिन था, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के नाम से हम लोग जानते हैं। हालांकि दोनों में अंतर भी देखेंगे हम लोग, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं डिस्कस करेंगे, लेकिन वहाँ पर हम लोग उसके काबिल अभी नहीं हैं। तो देखो हम लोग यहाँ पर यह पहचाने कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या में, सॉरी टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर क्या है, तो हमको यहाँ पर वो जानना जरूरी था। और वो कब बनेंगे आपके पास, वो हाइब्रिडेशन से रिलेटेड है, और हाइब्रिडेशन मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर से रिलेटेड है। तो ये जानना बहुत जरूरी था किसको पढ़ने के लिए, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमर पढ़ने के लिए। दैट मीन्स अब हम अपने आप को प्रिपेयर कर लिए हैं कि अगर ये सब जान लिए हैं तो हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल आइसोमर को स्टडी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमर में या ऑप्टिकल आइसोमर में बार बार ये टर्म आपको पास आएंगे कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में संभव है, फिर आपके पास टेट्राहेड्रल में कौन संभव है, फिर आपको ऑक्टाहेड्रल में कौन संभव है, किस प्रकार के आइसोमर संभव है। तो वो अब हम लोग इन सब जानकर, अगर ये सब आप अच्छी ढंग से स्टडी कर लेते हो तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल आइसोमर को अब हम लोग अच्छी प्रकार से पढ़ सकते हैं ना बाबू। तो ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करते हैं। ओके,
नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टडी करते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल को। तब तक के लिए आप सभी को आर के सन की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।